Hello, my dear students. So let's start with our next topic, which is example number 7.2. Pay attention. I'm reading the question. A pure inductor of 25 millihenry. So L is given by 25 millihenry. That means 25 into 10 is to minus 3 Henry. This is the value of inductor. Is connected to source of 220 volt. तो मैंने जैसे ही आपको बताया था कि हमें जो भी वोल्टेज ये दिया होता है वो क्या होगा, हमारा VRMS वोल्टेज. सो द VRMS इज गिवन बाय 220 volts. Find the inductive reactance. Inductive reactance means you have to find the XL and RMS current in the circuit. That means you need to find the IRMS. If the frequency of the source is 50 hertz, so F is given by 50 hertz. So this is the case when there is only inductor is connected in the circuit. तो हमें ये एक्सेल की फॉर्मूला चाहिए, मतलब एक्सेल की वैल्यू फाइंड करनी है. फॉर्मूला क्या है एक्सेल का? एक्सेल का फॉर्मूला है ओमेगा एल. ओमेगा क्या होता है? तो याद रखो, ओमेगा होता है 2 पाई एफ एंड द एल. सो बाय पुटिंग द वैल्यू 2 पाई की जगह डाल दो 3.14. फ्रीक्वेंसी इज गिवन बाय 50 हर्ट्ज and L inductor is at 25 into 10 raised to minus 3. So XL is given by 7.85 ohm. XL is given by 7.85 ohms. This is known as the inductive reactance of inductor. ये inductor का resistance है. दूसरा हमें फाइंड करना है IRMS. So VRMS is equal to IRMS into XL. V is equal to IR, है ना. ये इंडक्टर का रेजिस्टेंस है. सो VRMS की वैल्यू दे रखी है हमें 220 और IRMS की वैल्यू हमें फाइंड करनी है. और XL जो कि हमें दिया हुआ है मिल गया हमें 7.85. सो इसको यूज करके अगर आप IRMS फाइंड करोगे, IRMS is equal to 220 by 7.85, so it will give you 28 एम्पियर. ठीक है, बस तो यहाँ पे न्यूमेरिकल कंप्लीट हो गया, है ना. इट्स वेरी सिंपल. अब आगे देखते हैं 7.5. AC voltage applied to a capacitor. Theory number 7.5. Now see, suppose this is the AC source having voltage E which is connected to the capacitor C. Ready? Okay. Now again what will we do? We will give the names A, B, C, D और फिर लिखेंगे अप्लाई किरचॉफ सेकेंड रूल टू लूप ABCDA. ठीक है, तो क्या होगा देखो. तो यहां पे हमें फॉर्मूला क्या मिलेगा कि हमारा जो भी वोल्टेज है E वो मिलेगा कैपेसिटर को, एंड कैपेसिटर का वोल्टेज क्या होता है Q बाय C. ठीक है, और ये हमारा AC सोर्स का वोल्टेज है. AC सोर्स के वोल्टेज की वैल्यू फिक्स है ये चैप्टर में, और वो कौन सी है? Vm साइन ओमेगा t इज इक्वल टू Q बाय C. अब इसमें Q को सब्जेक्ट बनाओगे तो Q क्या हो जाएगा? Q इज इक्वल टू Vm इंटू C साइन ओमेगा t. ठीक है, ये हमें मिल गई Q की वैल्यू. क्यों हम ऐसा कर रहे हैं? क्योंकि अब हमें करंट फाइंड करना है. हर बार की तरह हम करंट का एक रिलेशन देखेंगे. सो लिखो कि भाई वी नो दैट I is equal to dq by dt.
So I is equal to d by dt and the value of q will be this VMC sin omega t. तो VMC को बाहर ले लो तो क्या हो जाएगा d by dt sin ओमेगा t. ठीक है. सो I इज इक्वल टू VMC एंड साइन का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा? तो साइन का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा cos ओमेगा t इंटू ओमेगा. ठीक है. अब ये ओमेगा हम ले लेंगे बाहर. सो I इज इक्वल टू VM ओमेगा c इंटू cos ओमेगा t. अब अगेन यहां पे हम क्या करेंगे, मैथ्स का एक और फॉर्मूला यूज करेंगे. कौन सा वाला? सो वी कैन राइट, वी नो दैट cos ओमेगा t इज इक्वल टू साइन ओमेगा t प्लस पाई बाय 2. दिस इज द फॉर्मूला ऑफ मैथ्स. cos ओमेगा t इज इक्वल टू साइन ओमेगा t प्लस पाई बाय 2. सो ये cos ओमेगा t की वैल्यू हम ये फॉर्मूला में डालेंगे तो क्या हो जाएगा, I इज इक्वल टू VM ओमेगा c. यहां पे वैल्यू डाल रहे हैं VM ओमेगा c और cos ओमेगा t की जगह क्या लिखेंगे, साइन ओमेगा t प्लस पाई बाय 2. तो ये हो गया I इज इक्वल टू आई एम साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2. सो I इज इक्वल टू आई एम साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2. ठीक है. तो यहां पे आई एम की वैल्यू क्या होगी, तो यहां पे हियर द वैल्यू ऑफ आई एम इज गिवन बाय वीएम ओमेगा सी. अब वीएम ओमेगा सी को हम कैसे लिखेंगे भाई, आई एम इज इक्वल टू वीएम बाय 1 अपॉन ओमेगा सी, है ना. क्योंकि ये अगर ओमेगा सी नीचे है तो ऊपर जा सकता है, तो ऑब्वियसली ऊपर वाला ओमेगा सी नीचे भी आ सकता है. क्यों ऐसा किया हमने, क्योंकि ये फॉर्मूला को हमें बनाना है ओम्स लॉ के फॉर्म में. V इज इक्वल टू आई और ये अगर ऊपर गया तो ये है हमारा R. I इज इक्वल टू V बाय R. सो हियर XC हो जाएगा हमारा 1 अपॉन ओमेगा सी, वेर XC इज कैपेसिटिव रिएक्टेंस ऑफ कैपेसिटर. ठीक है. तो यहां पे लाइक द प्रीवियस थियरी में यहां इंडक्टर था. सो इंडक्टर का यूज ऑब्वियसली हम रेजिस्टेंस जनरेट करने के लिए तो नहीं कर रहे थे, बट फिर भी रेजिस्टेंस हमें फिर भी इंडक्टर एक रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता था. वैसे ही यहाँ पे कैपेसिटर का यूज हम रेजिस्टेंस जनरेट करने के लिए नहीं करते, बट फिर भी कैपेसिटर हमें एक रेजिस्टेंस ऑफर करता है, इसीलिए उस रेजिस्टेंस को बोलते हैं हम रिएक्टेंस. और वो कैपेसिटर का जो रेजिस्टेंस है, कैपेसिटर का रेजिस्टेंस जिसको हम रिएक्टेंस बोलते हैं, इट इज डिनोटेड बाय एक्सी एंड द वैल्यू ऑफ एक्सी इज 1 अपॉन ओमेगा सी. सो व्हेन देयर इज अ ओनली कैपेसिटर इन द सर्किट, then the maximum current which is passing from the circuit is this most IMP, है ना. सर्किट में जब सिर्फ कैपेसिटर होता है तो उसमें से मैक्सिमम कितना करंट पास होता है, इतना. ठीक है. चलो, और कैपेसिटर रेजिस्टेंस कितना ऑफर करता है, इतना. तो ये भी ऑब्वियसली IMP. अब यहां पे हमें करंट का रिलेशन कौन सा मिला है, तो भाई करंट का रिलेशन हमें मिला है ये. और वोल्टेज का रिलेशन क्या था, तो भाई वोल्टेज का रिलेशन ये रहा Vm sin ओमेगा टी, हर बार की तरह. सो हियर वी कैन से देयर इज अ
फेज डिफरेंस बिटवीन वोल्टेज एंड करंट कितना है, तो देखो वोल्टेज साइन ओमेगा टी पे डिपेंड करता है और करंट जो है इट इज डिपेंडिंग अपॉन साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2। दैट मीन्स करंट इज अहेड फ्रॉम वोल्टेज बाय द फेज ऑफ पाई बाय 2, है ना। करंट वोल्टेज से पाई बाय 2 जितना आगे है, क्योंकि यहाँ पे प्लस लिखा है मीन्स वो आगे है। चलो सो here we can say current is ahead from voltage by phase पाई बाय 2। करंट जो है वो वोल्टेज से कितना आगे है, पाई बाय 2 जितना आगे है। अब करंट पाई बाय 2 जितना आगे है तो वो हमें दिखाना तो पड़ेगा ना, तो यहां पे हम पहले ग्राफ प्लॉट करते हैं, सिंपल सा ग्राफ। भाई वोल्टेज का रिलेशन क्या था, वोल्टेज का रिलेशन था Vm साइन ओमेगा टी, मतलब वोल्टेज जो है वो साइन फंक्शन पे डिपेंड करता है। तो ये वोल्टेज की वैल्यू ये रही, साइन फंक्शन ऑलवेज 0 से स्टार्ट होता है, हमने दिखाया था। दिस इज द वोल्टेज ग्राफ एंड करंट जो है, करंट का फेज पाई बाय 2 आगे है ना। तो करंट जो है वो यहां से स्टार्ट होगा मैक्सिमम वैल्यू से। सो करंट ऐसे जाएगा, इस टाइप से, ठीक है। सो ये 0 से स्टार्ट होता है, ये 1 से स्टार्ट होता है। दैट मीन्स देयर इज अ डिफरेंस ऑफ पाई बाय 2 इन फेज। द रेड लाइन इज अ ग्राफ ऑफ करंट, ठीक है। बट हम क्या करेंगे भाई, हमें तो इसका फेजर डायग्राम भी ड्रॉ करना पड़ेगा। सो फेजर डायग्राम ड्रॉ करने के लिए जैसे मैंने आपको बताया था, दिस इज वोल्टेज, पहले एक वोल्टेज का वेक्टर ड्रॉ कर लो। अब करंट जो है वो वोल्टेज से पाई बाय 2 आगे है, सो करंट को हम यहां ड्रॉ करेंगे। दिस इज द करंट वेक्टर। देखो करंट वोल्टेज से 90 डिग्री, पाई बाय 2 मतलब 90 डिग्री आगे है। दूसरा मीनिंग ये भी हो सकता है कि करंट आगे है, तो दूसरा मीनिंग क्या हो सकता है कि वोल्टेज पीछे है। तो करंट की कंपैरिजन में वोल्टेज को थोड़ा पीछे कर दो पाई बाय 2 जितना, दोनों सेम ही है ना। चलो तो ये हो गया हमारा फेजर डायग्राम वोल्टेज और करंट के का इन द केस ऑफ ओनली कैपेसिटर, ठीक है। अब ये केस में भी हम क्या करेंगे भी, पावर फाइंड करेंगे। तो इंस्टेंटेनियस पावर की फॉर्मूला क्या होगी, पावर P इज इक्वल टू वी आई। सो पावर P इज इक्वल टू वी क्या होता है, Vm साइन ओमेगा टी, और I क्या होता है, I होगा हमारा, देखो अब I की वैल्यू हमने यहां पे ये फाइंड कर ली थी, I इज इक्वल टू आई एम साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2, है ना। क्या था, I इज इक्वल टू आई एम साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2। बट हमने यहां पे देखा था कि भी साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2 को क्या लिख सकते हैं, कॉस ओमेगा टी। तो ये फॉर्मूला होगा I इज इक्वल टू आई एम कॉस ओमेगा टी। इसकी जगह डायरेक्टली क्या कर लेंगे, कॉस ओमेगा टी लिखेंगे। सो I की जगह पे लिखेंगे आई एम कॉस ओमेगा टी। सो पावर P इज इक्वल टू वी एम आई एम साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आएगा, वी एम आई एम बाय 2 साइन 2 ओमेगा टी, ठीक है। ये हो गया हमारा पावर की वैल्यू। तो ये इंस्टेंटेनियस पावर है।
बट हमें तो पावर कैलकुलेट करना है पूरी साइकिल के लिए। तो पूरी साइकिल का पावर कैलकुलेट करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा भाई, एवरेज पावर फाइंड करना पड़ेगा। तो ये फॉर्मूला में दोनों साइड हम एवरेज ले लेते हैं, Vm Im/2 एंड साइन 2 ओमेगा टी। ठीक है, तो अब देखो इंस्टेंटेनियस पावर P इज इक्वल टू, ये कांस्टेंट वैल्यू है, तो कांस्टेंट वैल्यू का एवरेज वही होगा Vm/2 और साइन 2 ओमेगा टी। तो भाई साइन 2 ओमेगा टी का एवरेज क्या हो जाता है, 0। सो एवरेज पावर हो गया हमारा 0। तो एवरेज पावर ये केस में भी 0 मिला। व्हाट डू यू मीन बाय ये केस में भी, मीन्स हमारा जो प्रीवियस वाली थियोरी थी जो हमने कल पढ़ाई थी, व्हेन देयर इज अ ओनली इंडक्टर इन द सर्किट, तो अगर सर्किट में सिर्फ इंडक्टर है तब भी पावर 0 था, और अभी कैपेसिटर है, ओनली कैपेसिटर, तो भी हमारा पावर क्या है, 0 है ना। सो व्हेन देयर इज अ ओनली इंडक्टर और ओनली कैपेसिटर इन द सर्किट, द पावर, एवरेज पावर विल बिकम ऑलवेज 0, है ना। तो ये थियरी को आपको अच्छे से लाइन टू लाइन पढ़ना है ना। और कुछ भी नहीं समझ में आ रहा तो आपको मुझे व्हाट्सएप पे या मैसेज सेक्शन में पूछ लेना है, बिकॉज दीज 3 थियोरीज आर एक्चुअली इंपॉर्टेंट, है ना। चलो, ओके, सो नाउ लेट्स सी द एग्जांपल नंबर 7.3। एग्जांपल 7.3, चलो। A lamp is connected in series with a capacitor. This is the lamp. Which is connected with the capacitor. Predict your observation for DC and AC connections. Means what happens if this thing is connected with the DC, means a battery, and what happens when the same circuit is connected with the AC. ठीक है, चलो। सो पहले हम ये डीसी की बात करते हैं। तो देखो व्हेन कैपेसिटर इज कनेक्टेड विथ बैटरी, कैपेसिटर को जब भी बैटरी के साथ लगाते हैं तो क्या होगा, मान लो कि हमने जस्ट कैपेसिटर को बैटरी के साथ लगाया है, जस्ट लगाया है, मीन्स एट टाइम t इज इक्वल टू 0। तो एट द इनिशियल टाइम कैपेसिटर will behave like conducting wire and hence allows the current to pass from it। जैसे ही तुम कैपेसिटर के साथ बैटरी लगाते हो तो स्टार्टिंग में कैपेसिटर क्या करेगा, वो एक कंडक्टिंग वायर जैसा बन जाएगा और करंट को पास होने देगा। तो स्टार्टिंग में क्या होगा कि सर्किट में से करंट पास होगा, बल्ब ग्लो करेगा, बट आफ्टर सम टाइम कैपेसिटर will get fully charged। थोड़े टाइम के बाद क्या होगा, कैपेसिटर फुल्ली चार्ज हो जाएगा एंड देन कैपेसिटर will behave like a infinite resistance wire।
थोड़े टाइम के बाद क्या हो जाएगा कि कैपेसिटर है ना चार्ज हो जाएगा, और ये चार्ज होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता, मुश्किल से 1 या 2 सेकेंड, 1-2 सेकेंड में कैपेसिटर चार्ज हो जाता है। चार्ज होने के बाद क्या करेगा, वो बिहेव करेगा लाइक अ इनफाइनाइट रेजिस्टेंस एंड it will means capacitor will not allow the current to pass from it, है ना। तो ये कंसेप्ट अच्छे से समझना है कि कैपेसिटर को बैटरी के साथ कनेक्ट करते हैं तो क्या होता है, व्हेन कैपेसिटर इज कनेक्टेड विद द बैटरी, इनिशियली कैपेसिटर विल बिहेव लाइक अ कंडक्टिंग वायर एंड इट विल अलाउ टू पास द करंट फ्रॉम इट। तो वो किस में सर्किट में से करंट पास होगा, तो इनिशियली ये सर्किट में से करंट पास होगा, बल्ब ग्लो करेगा, बट थोड़े टाइम के बाद कैपेसिटर चार्ज हो जाता है। कैपेसिटर चार्ज हो जाता है तो वो बिहेव करेगा लाइक इनफाइनाइट रेजिस्टेंस वायर एंड हेंस इट विल नॉट अलाउ द करंट टू पास फ्रॉम इट। तो फिर कैपेसिटर जो है वो उसमें से पास हुए करंट को पास नहीं होने देगा, इट विल नॉट अलाउ। सो थोड़े टाइम के बाद ये सर्किट में से करंट पास नहीं होगा, सर्किट में से करंट पास नहीं होगा तो तुम्हारा जो बल्ब है वो ग्लो नहीं करेगा, है ना। अब हम देखते हैं एसी सोर्स के बारे में। व्हाट हैपेंस व्हेन द सेम circuit is connected in the AC? So when capacitor is connected with AC, in that case capacitor will offer resistance। देखो कैपेसिटर को जब बैटरी के साथ कनेक्ट करते हैं ना तो पहले तो वो जीरो रेजिस्टेंस देगा, बाद में इनफाइनाइट रेजिस्टेंस कर देगा, है ना। बट एसी होगा तो हमें अभी देखा कि भी when capacitor is connected with AC, it will offer the resistance 1/ωc। तब कैपेसिटर जो है वो इतना रेजिस्टेंस प्रोड्यूस करेगा, कितना, 1/ωc। सो थोड़ा रेजिस्टेंस ये प्रोड्यूस करेगा, थोड़ा रेजिस्टेंस ये प्रोड्यूस करेगा, बट करंट पास होगा, मतलब बल्ब ग्लो करेगा स्टार्टिंग में। चलो what happens, क्वेश्चन पढ़ रहा हूं, what happens in each case if the capacitance of the capacitor is reduced। अगर ये कैपेसिटर की वैल्यू हम कम कर देंगे तो क्या होगा। कैपेसिटर की वैल्यू बढ़ाने से या कम करने से डीसी में कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। कैपेसिटेंस की वैल्यू बढ़ाने से या कम करने से ये पूरी प्रोसेस में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बट यहां पे देखो, अगर कैपेसिटर की वैल्यू रिड्यूस करते हैं तो हमारा इंडक्टिव रिएक्टेंस बढ़ जाएगा, मींस कैपेसिटर का जो रेजिस्टेंस है वो इंक्रीज हो जाएगा। कैपेसिटर का रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा सो करंट की वैल्यू कम हो जाएगी, करंट विच इज पासिंग फ्रॉम द सर्किट इज गेटिंग लोअर। तो यहां से कम करंट पास होगा तो बल्ब ग्लो होगा, बट कम इंटेंसिटी से ग्लो होगा। तो यहां पे आपको अच्छे से समझना है कि व्हाट हैपेंस व्हेन द कैपेसिटर इज कनेक्टेड विद बैटरी एंड व्हाट हैपेंस व्हेन कैपेसिटर इज कनेक्टेड विद एसी सोर्स। व्हेन इट इज कनेक्टेड विद द एसी सोर्स, it is offering this much resistance and this resistance is depends upon omega and C. Here we are reducing the value of C, it will increase the resistance, और resistance increase हो जाएगा तो इसमें से जो करंट पास होगा वो कम पास होगा, बल्ब की इंटेंसिटी थोड़ी कम होगी। चलो तो अब नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 7.4 of 15 microfarad capacitor, you have given the value of C which is a 15 microfarad, 15 into 10⁻⁻⁶ farad is connected to 220 volt, VRMS is given by 220 volt and the frequency is given by 50 hertz। find the capacitive reactance, हमें कैपेसिटिव रिएक्टेंस XC फाइंड करना है। सो XC की फॉर्मूला क्या होगी, 1/ωc, दैट मीन्स 1/2πfc, बिकॉज ओमेगा क्या होता है 2πf। लेट्स पुट ऑल द वैल्यूज, 2 पाई हो जाएगा 3.14, f
फ्रीक्वेंसी हो जाएगी हमारी 50 और कैपेसिटेंस की वैल्यू हो जाएगी 15 इंटू 10⁻⁻⁶। ये सबको मल्टीप्लाई करने के बाद 1 से जब डिवाइड करोगे तो आपको XC की वैल्यू मिलेगी 212 ओम। ठीक है, चलो 1 2 3 4 ये चारों की चार क्वांटिटी जो है ये मल्टीप्लीकेशन में है ना। चलो ये C की वैल्यू है वो इसके साथ मल्टीप्लीकेशन में ही है। आगे क्या है, एंड द करंट RMS एंड पीक इन द सर्किट। ये सर्किट में से करंट कितना पास होगा? भाई सर्किट में क्या है, सिर्फ एक कैपेसिटर है जो कि AC सोर्स के साथ कनेक्टेड है। सो पहले IRMS फाइंड करते हैं। VRMS इज इक्वल टू IRMS इंटू XC मीन्स रेजिस्टेंस, V इज इक्वल टू IR। सो VRMS इज 220 एंड IRMS जो हमें फाइंड करना है एंड वैल्यू ऑफ XC इज गिवन बाय 212। सो IRMS इज इक्वल टू 220 by 212। सो it is given by it will give you 1.04 एम्पियर, है ना। बट हमें IRMS के साथ साथ मैक्सिमम वैल्यू भी फाइंड करनी है, तो वो कैसे फाइंड करेंगे? तो फॉर्मूला हमें पता है, कौन सा है फॉर्मूला? IRMS इज इक्वल टू IM by √2। सो IM इज इक्वल टू IRMS इंटू √2। So IRMS is given by 1.04 into √2. By solving this, you will get 1.47 ampere. This is the maximum value of the current. चलो अब आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। If the frequency is double, अगर फ्रीक्वेंसी को डबल करते हैं तो what happens to the capacitive reactance and the current, है ना। चलो हमें क्या डबल करना है, फ्रीक्वेंसी को डबल कर लेते हैं। तो फ्रीक्वेंसी जो हमारी 50 थी उसकी जगह क्या कर देना है हमें 100, मतलब फ्रीक्वेंसी जो F थी उसकी जगह क्या कर देना है हमें 2F। तो उससे हमें देखना है कि भाई कैपेसिटिव रिएक्टेंस में क्या फर्क पड़ेगा। सो कैपेसिटिव रिएक्टेंस XC इज इक्वल टू 1/ωc मीन्स 1/2πfc, है ना, ऐसा होता है। बट अब क्या करना है कि भी फ्रीक्वेंसी की वैल्यू डबल हो जाएगी, तो नया रिएक्टेंस क्या मिलेगा XC डैश 1/2π और फ्रीक्वेंसी की वैल्यू होगी डबल, सो 2F इंटू C, है ना। चलो अब इन दोनों का रेशियो ले लो। सो XC डैश बाय XC इज इक्वल टू 1/2π 2FC बाय 1/2πfc, ये डिवाइड बाय ये रेशियो ले लिया। दैट मीन्स XC डैश बाय XC इज इक्वल टू ये चला जाएगा ऊपर और ये आ जाएगा नीचे। सो 2πfc बाय 2π2fc, 2π कैंसिल, FC कैंसिल। सो XC डैश बाय XC इज इक्वल टू 1/2। दैट मीन्स न्यू रेजिस्टेंस प्रीवियस रेजिस्टेंस का हाफ हो जाएगा, है ना। सो कैपेसिटिव रिएक्टेंस हाफ हो जाएगा और करंट की वैल्यू में क्या फर्क पड़ेगा, रेजिस्टेंस हाफ है तो करंट हो जाएगा डबल। यहां पे लिखेंगे हियर रिएक्टेंस बिकम्स हाफ, सो करंट विल बिकम डबल। ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है। चलो तो आज के लेक्चर में यहीं तक रखते हैं। ये पोर्शन को अच्छे से समझना है। इफ यू आर हैविंग एनी डाउट यू कैन आस्क मी इन द मैसेज सेक्शन। थैंक यू वेरी मच माय डियर स्टूडेंट्स।